चलें, अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? चले, कुछ नए लोग भी आ गए हैं लास्ट क्लास से मुझे लग रहा है। और इंट्रोडक्शन दूं यार क्या करूं, मुझे नए लोग लग रहे हैं बहुत सारे। चलें, क्या है इंट्रोडक्शन यार, क्या देना मतलब? क्या रखा है नाम में, क्या रखा है काम? काम में रखा है। चले सर, लास्ट क्लास के अंदर हमने हमारा ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा जाना था कि, और सबसे पहले हमने डिस्कशन की थी कि हमारा कोर्स आउटलाइन वगैरह क्या होगी, हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह लेके जाएंगे। और हमने टेक्स्ट के बारे में छोटी सी चीज स्टार्ट की थी कि सबसे पहले हमने बात की थी सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। जरा मुझे समझा दें डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जल्दी से। जी बॉस, तो ये जाना है। डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स ये कह रहे हैं कि कोई भी हम चीज खरीदते हैं, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक गुड्स एंड, उस पर जो भी टैक्स पे कहते हैं वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। सर मैंने दूसरे अल्फाज में समझाया था, वो समझाते जरा मुझे सर। ये क्या है कि मैं कोई मतलब काम करता हूँ तो मेरा बिजनेस है या मशीनरी है, यस, जो मैं मेरे अकाउंट में मेरे कुछ पेमेंट गवर्नमेंट वो मेरा टैक्स है। यस, डायरेक्ट टैक्स हमने ये पढ़ा था कि सर वो चीज जिसका बर्डन ऑफ टैक्स भी आपके ऊपर हो और उसकी पेमेंट भी आप ही कर रहे हो। जैसे कि अगर बिजनेस कर रहा हूं मैं, अगर बिजनेस, ये सेकंड क्लास है हमारी, एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है, ये ओरिएंटेशन क्लास थी लास्ट वीक सैटरडे को, तो आज ये हमारी सेकंड क्लास है। तो मैं मतलब कुछ मुझे लगता है कंफ्यूज है लोग। अच्छा अच्छा, चलें चलें। अच्छा सर, मैं सबसे पहले अपना और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, जो बेचारे पुराने वाले थे वो अपने कान में उंगली रख सकते हैं मेरे बारे में तारीफ सुनने के बगैर, ठीक है? तो मेरा नाम मोहम्मद अली है, ठीक है। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन टैक्सेशन के अंदर, बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर प्रैक्टिकली मैंने जो काम किया टोटली बिग फोर फर्म्स के अंदर काम किया, शायद आपने नाम सुना हो, केपीएमजी, फर्गुसन, ईवाई एंड डिलॉयट, ठीक है। तो मैंने टोटली बिग फोर पे काम किया, ना सिर्फ पाकिस्तान की टैक्सेशन पे बट मिडिल ईस्ट टैक्सेशन लाइक सऊदिया एंड यूई की टैक्सेशन पे भी मैंने, मेरा एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ सर टीचिंग एक्सपीरियंस की और ये पढ़ाने की बात करें तो सर जब से क्वालिफाइड हूँ आईसीएमटी, तो वहां पे भी पढ़ा रहा हूँ टैक्सेशन, सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो बच्चों की टैक्सेशन है वो पढ़ाता हूँ। अलहमदुल्ला सर एक दो और इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो टैक्स के बारे में पढ़ाते हैं, वहां पे पढ़ाता हूँ। और यहाँ पे मेरा अभी अलहमदुल्ला सेकंड बैच चल रहा है, एक बैच मेरा चल रहा है और ये सेकंड बैच अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, दूसरी बात कि आप लोग यहाँ पे आए टैक्सेशन की प्रैक्टिकल नॉलेज लेने, क्या लेने? लेकिन प्रैक्टिकल से पहले हमें लॉ को जानना बहुत जरूरी है, लॉ को जानना हमें बहुत, अगर जब तक आपकी बेसिक फाउंडेशन नहीं बनेगी, आपकी बेसिक फाउंडेशन, आप अगर जिसका भी रिटर्न फाइल करने वो सिर्फ पंचिंग कहलाती है, वो क्या कहलाता है? क्लैरिकल काम। वही होता है ना, दो डॉक्टर्स में फर्क होता है, एक आपको सिर्फ दे देता है 2 बक्की पेनाडोल खा लो, एक आपको देख के बता देता है कि भाई तुम्हें क्या मसला है, ठीक है। तो मसले के हल के लिए हमें लॉ की बेसिक जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यही हमारी फंडामेंटल बनाएगी और यही इसी को हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे। तो ये कोर्स जो है टोटली डिजाइन है आपकी लॉ की बेसिक बनाना, देन आपको प्रैक्टिकली फाइलिंग सिखाना, लॉ की बेसिक से लेके प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग तक की आपका ये पूरा हमारा टॉपिक और हमारा कोर्स चल रहा होगा। सर 4 महीने का कोर्स है, ठीक है, अलहमदुल्ला 4 महीने 3 महीने का कोर्स है, मुझे इतना वो आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में। लेकिन इनकम टैक्स होगा हमारा, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे हम फोकस दे रहे होंगे, फिर हम जा रहे होंगे सेल टैक्स की तरफ, फिर हमारे कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे एससीसीपी में कंपनीज की रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, वो एक एक दो दो दिन से ज्यादा के हमारे हैं नहीं। मेनली हमारा जो टाइम लग रहा होगा वो इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स पे लग रहा होगा, क्योंकि वो मेनली हमारा है, वही हमारा फोकस है, वही हमारा काम है, ठीक है। साथ साथ थोड़ी सी बेसिक अकाउंटिंग को भी देख रहे होंगे। ओके सर, इतना सही है? चलूं सर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ये स्टार्ट किया था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स और, सबसे पहले तो मैंने ये बताया था सर, आप बताएं टैक्स होता क्या सर? अब आज पहली बार आए तो टैक्स के बारे में बता दें। हुकूमत कहती है पैसे दो, हुकूमत तो कहती है पैसे दो, और ये आप बताएं टैक्स क्या होता है? सर आपके पैसों से कुछ ना कुछ ले लिया जाए, वो उनको कह सकते हैं टैक्स, इसको कहते हैं बर्डन और ड्यूटी, बर्डन और ड्यूटी, जो आप देना नहीं चाहते लेकिन आपको देनी पड़ती है, आपको देनी पड़ती है, क्योंकि लॉ आपके ऊपर इम्प्लाइड हो जाता है, लॉ आपके ऊपर भारी आ जाता है, इम्प्लाइड हो जाता है। सर अब बात ये डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? सर डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ,
मैं टीचिंग करूंगा, मैं इनकम कमाऊंगा, मैं इनकम कमाऊंगा। सर इनकम कमाऊंगा तो इसका जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स का जो बर्डन है लॉ मुझ पे लगाएगा, वो किस पे लगाएगा? मोहम्मद अली पे लगाएगा। किस पे लगाएगा? मोहम्मद अली पे। सर उसकी पेमेंट कौन कर रहा होगा? उसकी पेमेंट मोहम्मद अली अपनी जेब से कर रहा होगा। नहीं 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 सर, वो तो मैं कंसल्टेंट हूँ, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ अगर मुझ पे टैक्स लगा है तो उसकी पेमेंट भी मैं अपनी जेब से दूंगा, मेरी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा, क्योंकि मेरा बटन मेरा टैक्स। ये कहते हैं डायरेक्टली हिट करना, डायरेक्टली टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सर उस पर टैक्स होता है, बट मैंने डायरेक्ट जैसे कहा। ग्रेट। बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर होता है? कंज्यूमर पे होता है। और पेमेंट ऑफ टैक्स कौन कराता है? सप्लाई चेन मेंबर। व्हाट इज सप्लाई चेन मेंबर सर? मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, रिटेलर तक जितने एंड में ये पूरी चेन चल रही होती है, इसको हम कहते हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर मेरी खराब हो गई। सप्लाई, ये कैसे हो गया? ऑनलाइन वाला स्क्रीन दिख रही है बाबू? जी जी, मतलब बहुत लोगों की फर्स्ट क्लास है तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है और हम चल रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्या कहती है आपको, क्या कहूंगा मैं? इनडायरेक्ट टैक्स। सर बर्डन ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहा होगा उस गुड्स और सर्विसेज को, जो गुड्स और सर्विसेज को, उसके ऊपर बर्डन आएगा। और पेमेंट कौन कर रहा होगा? अपनी जेब से। सर जैसे रिटेलर अगर अपना रिटर्न फाइल करेगा तो रिटेलर करेगा, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर पे करेगा स्टेज पे। सर इसकी पूरी एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी। यहाँ तक आप साथ हैं मेरे? सर आगे चलूं? अब आते हैं मेनली। सर सबसे पहले एक बात बताएं। सर आपकी वॉइस जो है वो डिस्टॉर्टेड हो रही है, प्लीज क्लियर कर लीजिए। वॉइस डिस्टॉर्टेड अगर दूसरों को भी हो रही है तो बता सकते हैं, और अगर सबको ही हो रही है तो फिर यहाँ का मसला होगा। थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ, नेट का इशू आ रहा होगा कोई। नहीं, हमारे यहाँ तो ठीक है सर, नो इशू। आप लोग के पास अगर ठीक है तो फिर आपके नेट का इशू होगा। फिर आप अपना नेट एक बार ओपन करके सेट करें। ऑल गुड, तो फिर मेरा कोई मसला नहीं है। आपकी जो वॉइस डिस्टॉर्टेड हो रही है वो आपके नेट का इशू है। ओके, सेट है। चलें सर, अब बात ये, अब एक कानून है टैक्स, एक कानून है सर, टैक्स लगाना किसी पाकिस्तान के शहरी पे, निहत्ती शहरी पे टैक्स लेना है। सवाल मेरा ये है, क्या उस निहत्ते शहरी को, जैसे ये रोड पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, साइड पे लगा के टैक्स ले लिया जाएगा? जरा साइड पे और टैक्स निकालो, कमिश्नर खड़े हो जाए कोट पैंट में सारे एफबीआर के, और एक लगाएं, कैंप लगाएं साइड पे, और जैसे नहीं बाइक वाले खड़े हो जाते हैं लगा लगा के, कंटेनर वालों को, रिक्शे वालों को, इनको तंग करते हैं, साइड में हमारी गाड़ी आ जाए तो हमें भी साइड पे कर लेते हैं। तो ऐसे क्या टैक्स कमिश्नर ऐसे आके टैक्स लेना शुरू कर देंगे? क्या होगा सर? इसके पीछे वजह क्या होगी? क्या करेंगे? मैकेनिज्म क्या होगा? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं? इसके पीछे तीन चार चीजें हैं कि जो मतलब होगी। एक तो शुगर टैक्स होता है किसी भी चीज पर होगा जो उसकी आमदनी है जी होगा, या तो वो सेल पर्सन है या तो कहीं पे उसकी प्रॉपर्टी को बिजनेस होगा, पहले उसको एश्योर कर लेना क्या क्या है उस चीज जब वो साबित हो जाएगी। सर जी, चले ग्रेट, बहुत बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। क्या सर वो क्वालिफाइड होता है टैक्स के लिए? ये क्वालिफाइड करेगा कौन उसको? ये कौन करेगा उसको? गवर्नमेंट करेगी। सर गवर्नमेंट को हक कौन देता है कि किसी बंदे को क्वालिफाइड करने का? कौन देगा? लेजिस्लेशन। सर लेजिस्लेशन क्या होती है? सही 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 जा रहे, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। कानून बना। सर कानून कौन है? इलेक्टेड मेंबर। ग्रेट सर, इलेक्टेड मेंबर को हक कौन देता है कानून बनाने का? अवाम। अवाम का हक कौन देता है? एक और सवाल, अवाम को हक कौन देता है? सर एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच इज कॉल्ड एज 1973। दिन रात 26वीं आर्मी तरमीम, 27वीं आर्मी तरमीम, ये तरमीम वो तरमीम। सर सबसे पहला मदर ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आए 1973, तो हमें यहां से समझ आएगा कि सिस्टम ऑफ टैक्स काम कैसे करता है। सिस्टम ऑफ टैक्स, कोई भी सर, आप इस सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पे कोई भी बंदा टैक्स नहीं ले सकता अनटिल अनलेस, अनटिल ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखी गई हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखी गई हो। और ये भी जिम्मेदारी बताइए, कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कौन सा टैक्स किस गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा? आपको पता है कि गवर्नमेंट अलग अलग है यहाँ पे पाकिस्तान में, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे अच्छी बात सर, मदर ऑफ लॉ कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। तो सर अब जरा ये आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से छापी हुई चीज है, कानून, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, और एक हमारे पास है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ग्रेट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड इट्स कॉल्ड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट, जो मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी,
ये मैंने आइन कानून पाकिस्तान के आइन से उठाई है। कहां से उठाई है? अब चलो सबसे पहले जी सर, ये आप एक पूरी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट करा दी है, ये स्केड्यूल कहलाता है। हाँ स्केड्यूल कहलाता है, ठीक है, आर्टिकल। अच्छा सर, अब बात ये कि हमें यहाँ लिख के दे दिया गया है, यहाँ पे लिख के दे दिया गया, जैसे नंबर 1 सर, आपको जूम होकर दिख रहा है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। हर इनकम पे हम टैक्स लेंगे, लेकिन किसके अलावा? एग्रीकल्चर के अलावा। आगे जाके एग्रीकल्चर की बात करेंगे। टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन, सर व्हाट इज कॉर्पोरेशन? टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन, कंपनीज, ग्रेड क्या कहलाती है? कंपनीज। सर टैक्सेस ऑन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसके लिए स्पेशलाइज लॉ बनाए गए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। सर इन सब के लिए कानून बनाया गया इनकम टैक्स 2001। सही है, पहली बात। सर दूसरा, टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर्ड, कंज्यूम एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन। सर यहाँ क्या बात की जा रही है? कह रहे हैं सारा सेल टैक्स पे गुड्स, सॉरी सारी गुड्स के ऊपर टैक्स, सारे गुड्स के ऊपर सेल टैक्स। वो इंपोर्ट करो, मैन्युफैक्चर करो, कंज्यूम कर लो, बेच दो, कुछ भी करो, उसके ऊपर सारा का सारा टैक्स है गुड्स। लेकिन एक चीज को बाहर निकाल के फेंक दिया है। किसको निकाल के फेंक दिया? क्यों निकाल के फेंका? अभी बताता हूँ क्यों निकाल के फेंका। आपको पता भी ये बात, लेकिन क्यों निकाल के फेंका अभी बताओ। एक्सेप्ट, हाँ बिल्कुल, एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने बाहर निकाल के फेंक दिया, मतलब वो किसी और को देना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो टैक्स किसी और को देना चाहते हैं। सर उसके लिए हमारे पास 3 कानून बने, सेल टैक्स एक्ट 1990, फेडरल एक्साइज एक्ट, फेडरल एफईडी होती है जो चार्ज की जाती है, और तीसरा है कस्टम एक्ट। सर जब भी आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो आपको हर चीज के ऊपर एक कस्टम की ड्यूटी पे करनी पड़ती है। क्या यहाँ तक आप मेरे साथ है? सर लास्ट, टैक्स ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट इंक्लूडिंग टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है, लेकिन इसके लिए पहले कैपिटल वैल्यू टैक्स एक्ट 1989, लेकिन अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कैपिटल गेन के नाम से पूरा हमारा चैप्टर है कैपिटल वैल्यू के ऊपर, ठीक है, सेट है। तो सर ये आ गई फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब आपको एक समझ आई कि मैंने वर्ड यूज किया फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो जरा ये बताइए टैक्स का हक किसका है? सर व्हाई फेडरल गवर्नमेंट, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट? ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोविंस को कवर करती है, ग्रेट। सर देखिए, सबसे पहले 2010 से पहले जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनसे पहले एक कुछ सारा का सारा मुल्क का टैक्स है ना, वो एक ही के पास जाता था, फेडरल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाता था? और उस वक्त पावर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होती थी। आपको पता है उस टाइम में मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट होते थे, उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती थी। ओके, 2010 आया, एक आई 18 अमेंडमेंट, एक क्या आई? 18वीं तरमीम, एक सबसे बड़ी और बड़ी तरमीम समझी जाती है। उनमें उनको पता था कि हमें क्या करना है। उन्होंने क्या किया? सर फेडरल का क्या एक टुकड़ा, प्रोविंस के किए अलग अलग टुकड़े। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे 2 बातें हो गई। तो जब अब कहा कि फेडरल के पास अपनी पावर है, वो अपने टैक्स कलेक्ट करेगा, लेकिन अब प्रोविंसेस के पास भी अपनी पावर है, वो क्या करेगी? अपने टैक्स करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज कराची पे रोड खराब है, अगर आज कराची पे रोड खराब है, तो क्या हम ये कहेंगे यार जो फेडरल में कौन बैठे हैं सर अभी, वो शहबाज शरीफ साहब, क्या वो बनाएंगे? उनका काम है? नहीं सर, वो उनका काम नहीं है। किसका काम है ये बनाना? जो भी सिंध हुकूमत है, अब जो भी बैठी है उसका केएमसी, पहले तो सिंध हुकूमत उनके अंडर में आती है, फिर बल्दियाती इलेक्शन उसके अंडर में आते हैं ये सारे काम। तो ये काम अब उनका नहीं है, तो ये डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। अब इसी तरह सर मुल्क चलता कैसे? टैक्स पे चलता है। मुल्क कैसे चलता है? टैक्स पे चलता है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फेडरल वालों तुम ये सारे टैक्स कलेक्ट कर लो। क्या क्या टैक्स कलेक्ट करोगे? आपकी अल्फाज में जो हम 2 चीजें यहाँ से पढ़ रहे होंगे, कैपिटल और ये सब हमारे इतना वो नहीं होगा, हम इसकी छोटी सी चीजें देख रहे होंगे। मेनली सर इनकम टैक्स। क्या आपका इस मुल्क के अंदर कितने सूबे हैं? मुल्क में 4 और 5 फाटा भी अब आ गया ना, 4 आईसीटी भी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी एक सूबा, फाटा बिल्कुल बदलना सब सूबा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में सबसे पहली डेफिनेशन है पाकिस्तान। व्हाट इज पाकिस्तान? उसकी डेफिनेशन में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर नहीं आता है। अब कर दिया सर, फाटा कर दिया था, फाटा अब हो गया, फाटा को केपीके के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की डेफिनेशन में ही नहीं आता, ठीक है। तो सर अब ये इनकम पूरे मुल्क के ऊपर जो जो बंदा इनकम कमाएगा, जो जो बंदा कोई इनकम, उसका टैक्स कौन कलेक्ट करेगी? फेडरल गवर्नमेंट। कौन कलेक्ट करेगी? फेडरल गवर्नमेंट। सर दूसरा, कोई भी इस मुल्क में सेल टैक्स ऑन गुड्स, सेल टैक्स ऑन, मैं सर्विस की बात नहीं कर रहा,
किसकी बात कर रहा हूँ? सेल टैक्स ऑन, सर समझ आ रही है? सामान, गुड्स मीन्स चीजें, गुड्स मीन्स सामान। उस सामान के ऊपर जो भी टैक्स होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। तो ये दो चीज मेनली क्या हो गई? फेडरल। दो चीज है मेनली हमारे लिए, दो चीज इंपॉर्टेंट। हाँ, कस्टम का एक भी फेडरल, कस्टम पे भी फेडरल कलेक्ट करती है, एफईडी भी फेडरल कलेक्ट करती है, वो सारी बात की बात है। हमारे लिए दो दो मानदेय है कि सबसे पहले सर इनकम टैक्स इस मुल्क के अंदर सारा सारा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में जाएगा, और सेल टैक्स ऑन गुड्स किसके अंडर में जाएगा? फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है? मैं सर ऑनलाइन वालों भी सवाल देख लूं। यस, फेडरल के पास जाएगा। ओके, कोई सवाल नहीं था सर। मेरी स्पीड तेज है, स्लो कर दूंगा, टेंशन नहीं ले। छोटी छोटी बातें मैं 4-5 बार रिपीट कर दूंगा, आप मसला ही नहीं है। हाँ, ब्रेन आप थोड़ा सा, मेरी स्पीड की आपको आदत हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, देखो मेरी स्पीड मेरी नहीं रुक पाती। ठीक है, हाँ बिगनर है सर, ये तो बिगनिंग वाली बातें कर रहे हैं हम भी। ठीक है, चले यहाँ तक समझ आया? किसी का कोई सवाल? मैं बैठा हूँ, मैं तेज चला गया, मैं रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। सर कोई भी सवाल ऑनलाइन वालों, आप लोग कोई सवाल? सर सर समझ आया पक्का? क्या समझ आया सर? सर आप बताएं जरा, क्या समझ आया आपको? तो छोटी सी बात समझा दें मुझे। फेडरल के अंडर में जाते हैं, ग्रेट, फेडरल के अंदर आते हैं। सर आप बता दें थोड़ा सा। सर ये मुझे बस ये बता दें, ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या है? ये फेडरल का शेड्यूल है जी, जो इसमें अब बताया गया है जो इनकम टैक्स है वो सब फेडरल डील करेगा। ठीक और है, जो है गुड्स पे जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी चीजें हैं सर्विसेज Great. के अलावा वो फेडरल के जाएगा। ग्रेट ग्रेट, बेहतरीन ये बेहतरीन। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, तो हमने तो ये तीन निकाल दिए, उसके जो बहुत सारी चीजें और भी है जो फेडरल गवर्नमेंट ने काम करना है। नहीं वो है सर, मैं तो टैक्स के वाले जो चीज है, इस तीन चीजों में से ये तीन चीजें पूछने हैं कि इनकम टैक्स वर्सेस के बारे में क्या जो अहकाम हैं उसको फॉलो करने कैसे करना है। नहीं ये बातें यहाँ नहीं लिखी है। इसका मतलब है कि जो टैक्स आएगा तो वो बच जाएगा, दोनों बच जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट बच जाएगा, सेल्स टैक्स ऑन गुड भी दोनों बच जाएगा। हाँ, ये तो चीजें अभी हमने इसमें पढ़ी है कि यस ग्रेट, सही है सर। अब आ जाए एक आगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसके डिपार्टमेंट अलग, यस फेडरल के साथ अलग है, बिल्कुल वसीम आपने सही बात की। ठीक है, अच्छा अब आ जाए सर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। अब प्रोविंस के पास बहुत सारे टैक्स जा रहे हैं, बहुत सारे टैक्स जा रहे हैं। हमारे लिए मेनली एक ही टैक्स जाना जरूरी है, विच इज सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। सेल टैक्स ऑन, सर आपको पता है कि अब सर्विस के ऊपर जितना भी सेल टैक्स होता है, जो कुछ टैक्स में लोग काम कर रहे होंगे उनको पता है कि सर्विस पे जितना भी टैक्स है वो कौन करता है। जैसे सिंध के अंदर, सिंध में SRB है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। सिंध में एक सिंध का अपना बोर्ड है। सर KPK में जाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, KPRA। पंजाब में जाएंगे तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, PRA। तो इसी तरह बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, BRA। तो ये सारी क्या है? आपकी अथॉरिटीज है, जो किसके लिए? जो सिंध के अंदर अगर कोई भी सर्विस एग्जीक्यूट होती है, सिंध के अंदर कोई भी सर्विस एग्जीक्यूट होती है, जैसे मोहम्मद अली अभी आपको ये सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है? पहले मैंने जवाब ही दे दिया। सर मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ या सर्विसेज? सर्विसेज। सर कहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ? कराची में। कराची किस सूबे में आता है? सिंध में। तो सर अगर मैं आपसे, आप जब से फीस ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फीस दूंगा और मैं आपसे सेल टैक्स चार्ज करना चाहूंगा, तो मैं कहाँ का रेट लगाऊंगा? सिंध का। कहाँ का लगाऊंगा? सिंध का। सर बर्डन ऑफ टैक्स आप पे जाएगा, बर्डन ऑफ टैक्स आप पे आएगा, पेमेंट आप मुझे करेंगे, मैं आपके बेhalf पे पेमेंट किसको कर दूंगा? सिंध गवर्नमेंट को। किसको कर दूंगा? सिंध गवर्नमेंट को। तो क्या हो गया? ये मैंने पे कर दिया सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि कहता है सिंध सेल टैक्स मैंने उनको पे कर दिया आपके बेhalf पे। होता है ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट, लेकिन सर्विस का टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और जितना भी आपका गुड्स पे सेल टैक्स है वो किसके अंडर में आता है? फेडरल के अंडर में आता है। क्या यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं? अब सर अब ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने बातें बता दी। अब चले आप मुझे अब बताएं अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दी ना बात, ये तो लाइनें लिख के बता दी इन्होंने। अब खड़े करते बंदे रोड पे। अब क्या होगा? ऑफिस बनेंगे सर, सबसे पहले ऑफिस बन जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या? हाँ जी 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 जी, आप बिल्कुल सही है सर। क्या बनेगा? सबसे पहले कानून बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा? नहीं ना, अभी तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बात की है। एक बात बताए, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि पाकिस्तान में इनकम के ऊपर टैक्स लिया जा सकता है, गुड्स के ऊपर भी टैक्स लिया जा सकता है, और सर्विस के ऊपर टैक्स सिर्फ। हाँ जी सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कानून नहीं बना रहा। अब मैंने जो कानून के आगे नाम लिखे थे,
यस, सिर्फ आपको परमिशन दे रहा है। मतलब कि अगर ये बात यहाँ ना लिखी होती इनकम टैक्स के बारे में तो सारे वकील और सारे लॉयर चैलेंज मारते कोर्ट के अंदर, बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, आप टैक्स ले ही नहीं सकते, अगर यहाँ बात ना लिखी होती। क्योंकि इसको ही फॉलो करके पूरा मुल्क के कानून बनाने हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके पूरे मुल्क के कानून बनाने हैं, आइन को फॉलो करना है हमें, आइन को हमें कहीं नहीं छोड़ना। सर अब मेरी बात है, आइन बन गया, आइन में कह दिया गया तो बस कुछ डायरेक्टली टैक्स लगा दिया जाएगा। सर आप बताएंगे, आपको समझ लगेगा? सर जी क्या बनेगा आप बताएं। यस, क्या बनेगा? सबसे पहले सर कानून बनेगा। कानून कहाँ पे बनता है सर? ग्रेट, हमारे पास एक असेंबली है, एक असेंबली है जो बड़ी काम की है हमारे लिए, जो दो असेंबली के दो पार्ट, एक है नेशनल असेंबली, एक है सेनेट, एक है नेशनल असेंबली, एक है सेनेट। सर यहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, उन लोगों को हम ही इलेक्ट करते हैं, हम ही क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो बात अलग बात है, वो डिबेट है, अलग डिबेट है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके वहां पहुंच जाते हैं, वो कुछ ना कुछ करके वहां। सर अब जितने भी कानून है, अच्छा अब ये नहीं कहते कि आपको पता है कि जो वो बंदे मेंबरान बैठे होते हैं उनको पढ़ना लिखना इंग्लिश नहीं आती, वो कैसे इतने बड़े महंगे कानून बना देंगे? तो कानून बनाने के लिए तो आपको ही पता है बैक एंड में सारे सर बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के जो पीएचडी लॉयर्स होते हैं, ये कानून वो बनाते हैं। ये कानून लॉ की ड्राफ्टिंग एक आम बंदा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता इतनी आसानी से। हाँ कि मैं बहुत बड़ा रिसर्चर बन जाऊं, इस चीज के ऊपर पीएचडी करूं, फिर मेरी एक वैल्यू बने, गवर्नमेंट के दारों के साथ एक मेरा उठना बैठना हो, और फिर जाके मुझे काम दिया जाए, जो मैक्सिमम टेक्नोक्रेट्स कर रहे होते हैं। टेक्नोक्रेट का मतलब अदर देन जो गवर्नमेंट के अलावा पीछे बैक हैंड पे जो मशीन को चला रहे होते हैं आपकी, ठीक है? सर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन होगा रिगार्डिंग दिस, काइंडली भी बताएंगे इसके बारे में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बाहर से बनवा रहे हैं, जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, तो फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस? सर मैं बाहर से कहाँ, बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर एक कानून बनाना है तो कानून का एक्सपर्ट कौन होगा? अगर मुझे डॉक्टर के बारे में कोई दवाइयों का मेडिकल का चीज पास करनी है तो मैं डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करूंगा ना। तो जब कानून बनाया तो मैं लॉयर्स को इन्वॉल्व करूंगा। एक टैक्स एक कानून है, तो कानून बनाने के लिए लॉयर्स कानून बनाते हैं। मेंबरान ऑफ नेशनल असेंबली का काम होता है उसको पास करवाना, पीछे मैकेनिज्म, जैसे एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का इदारा है, एक लॉ मिनिस्ट्री का इदारा है, तो उसका एक मिनिस्टर होता है, उसके अंडर में सारे लोग काम करते हैं, जॉब कर रहे थे, जिसको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ये सारे ब्यूरोक्रेट्स आपके होते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे सीएसएस पास होल्डर्स होते हैं, वही कानून बनाते हैं। वो क्या करते हैं? कानून बना, कानून लेकिन पास करवाने की अथॉरिटी किसके अंडर में आती है? असेंबली के पास। किसके अंडर में आती है सर? अब असेंबली में होती है, डिबेट होती है, डिबेट करके क्या पास किया जाता है? कानून। सर सबसे पहले नेशनल असेंबली से कानून पास होता है, नंबर 1, डिबेट करके। फिर वो कानून कहाँ जाता है? आपका सेनेट के पास। कहाँ जाता है? सेनेट। जब सेनेट से पास होता है तो एंड में वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास साइनिंग अथॉरिटी के लिए। किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के। तो सर इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या बनाया गया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर ये ऑर्डिनेंस बनाया गया, क्या बनाया गया? अब हमें इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000, तो क्या सर 2001 में कानून आया था? उससे पहले कोई कानून नहीं था, टैक्स वैक्स नहीं लिया जाता था? तो सर क्या सर इससे पहले था इनकम टैक्स एक्ट 1979, इनकम टैक्स एक्ट 1979। उससे पहले था इनकम टैक्स एक्ट 1925 जो आजादी से पहले था, और वो आजादी के बाद तक 1979 तक फॉलो किया गया। इंडिया पाकिस्तान दोनों ने फॉलो किया। इंडिया ने शायद 1960 में अपना कानून बना लिया था उनकी अपनी पार्लियामेंट से, और हमने बनाया ऑर्डिनेंस। क्या बनाया? 2001 में, जो आज तक फॉलो किया जा रहा है। अगर किसी पे भी हमें इनकम टैक्स देना है, किसी पे भी हमें इनकम के ऊपर टैक्स देना है, तो हमें इस कानून को फॉलो करना है। किस कानून को? और इसको राइट किसने दिया है? प्रेसिडेंट पाकिस्तान। पहले, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? नेशनल राइट दिया। वो तो लॉ बनाता है, मैंने राइट किसने दिया? मेरा वर्ड पकड़े, देखिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंप्लीमेंट करवाना, ये करवाना ये पार्लियामेंट्रीज का काम है, इसको बनाना, मेकिंग ऑफ लॉ इनका काम है। मैं कह रहा हूँ लॉ का राइट किससे दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब आपको समझ आ गई, आपकी मैंने कड़ी मिला दी, बेसिक कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे एक राइट दिया। सबसे पहले आप बाद में, ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे राइट दिया। उस राइट के तहत हमने एक कानून बना लिया विच इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसको हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे होंगे आगे। ओके, फिर हमने इसी तरह कानून पास करके एक सेल टैक्स एक्ट 1990 बना लिया गुड्स के लिए। क्या बना लिया? फेडरल ने लिए गुड्स के लिए बना दिया। फिर आपके सर प्रोविंस के लिए भी है सिंस सेल टैक्स एक्ट 2011-13, क्योंकि वो तो सारे 2010 के बाद के कानून है, तो उसके बाद के कानून आ रहे हैं। तो सर यही आसान सी बात है कि सबसे पहले एक्ट और ऑर्डिनेंस बना। अच्छा सर ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं ऑर्डिनेंस है। अच्छा ये एक डिफरेंस बता दें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट? वकील बैठे हैं सारे,
ये तो बता देंगे आप लोग, ये तो मेरी कोई वो नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज है ये तो जी। जो है वो लिविंग रूल में बना है, किस में अंदर लिविंग रूल में, जब डिक्टेटरशिप, ठीक है सर। और जो एक्ट जो है वो पास होता है, एक्ट जो है वो आपका पास होता है असेंबली से। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है कि जी। एक्ट जो पास होता है वो असेंबली से पास होता है, एक्ट जो पास होता है। मैं आपके ऑनलाइन वाला सवाल देख रहा हूँ, टेंशन नहीं ले जी। नुमान एक मिनट नुमान, काइंडली व्हाई यू हैव कंबाइंड फिजिकल एंड ऑनलाइन क्लास टुगेदर, देयर इज अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग, यू शुड हैव सेपरेट क्लासेस फॉर फिजिकल ऑनलाइन। अगर ये फिजिकल ऑनलाइन की सेपरेट क्लासेस का ये भी आप बात कर लीजिएगा। अच्छा नुमान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्ट पास फ्रॉम पार्लियामेंट, एक्ट कहाँ से पास होता है, पार्लियामेंट से पास होता है। ग्रेट, कोई भी अगर जिस अल्फाज के बारे में एक्ट लिखा हो ना, उसका मतलब कि वो पहले नेशनल असेंबली में आएगा कानून, वहां पे डिबेट हुआ होगा, वहां पे कानून बना होगा सर, फिर सर एक मिनट मैं बोल रहा हूँ ना, तो ऑनलाइन वालों बीच में आप माइक खोल के ना बोले, आप मैसेज लिखे, मेरे मैसेज मेरे सामने खुले, मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ एक मिनट में सर, मैं बता रहा हूँ, अब मैं किसी को ज्ञानी अभी कुछ बताएं, मैं कह रहा हूँ एक्ट जो होता है वो किससे पास होता है, जब नेशनल असेंबली आपकी रन में हो, नेशनल असेंबली चल रही हो, सेशन में हो, कानून हो, चल रही हो सारी। ऑर्डिनेंस सब जब पास होता है जब नेशनल असेंबली सेशन के अंदर ना हो, डिसॉल्व हो चुकी हो, या अदर देन किसी भी अदर देन कानून के वो बाईपास करके ऑर्डिनेंस पास करवा दिया जाए। पाकिस्तान को कानून इजाजत है, कोई भी ऐसा आर्ट पास किया है जिसको मुल्क के अंदर काम करने के लिए जरूरी है, बाईपास किया जाए, उसको आर्ट में इंप्लीमेंट किया। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें भी एक कानून है कि अगर ऑर्डिनेंस बन गया ना तो उसको एक्ट के अंदर लाना लाजमी है जब आपकी नेशनल असेंबली सेशन में आ जाए। तो अभी तक तो ये ऑर्डिनेंस अभी तक नहीं आया। एक आपने कंपनी ऑर्डिनेंस के बारे में नाम सुना, कंपनी ऑर्डिनेंस, कंपनी के ऊपर तो काम होता है, 1984 कंपनी ऑर्डिनेंस। सर अब वो क्या हो चुका है, चेंज होके कंपनी एक्ट 2017 में वो नेशनल असेंबली और सेनेट के तहत एक्ट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया। अभी ऑर्डिनेंस भी आगे जाके इंशाल्लाह कभी ना कभी ये एक्ट की सूरत इख्तियार कर लेगा जी। ऑनलाइन वाले अब आपके साथ वसीम, अब एक्ट हो गया नहीं सर, अभी तक एक्ट नहीं हुआ वसीम, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ही फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है, हम इसी को कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस इज बायपार्टिसन एक्ट, सही है मुकद्दर, आप सही कह रहे हैं जी। कोई सवाल? देखिए सर, बात यह है कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट जो है वो सदारती फरमान जारी करता है और कॉन्स्टिट्यूशनली वो बाउंड होगा कि विद इन 3 मंथ्स वो पार्लियामेंट्स यानी कि सेनेट और जॉइंटली पास होगा। जब वो पास नहीं होगा, जिस तरह एनआरओ हुई थी, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, लेकिन जब पार्लियामेंट ने उसकी एंडोर्समेंट नहीं की तो वो कानून खत्म हो गया। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ये अब ऑर्डिनेंस नहीं रहा, इट हैज बीन पास्ड, अब ये एक्ट कानून बन चुका है, लेकिन हम नाम जी यस आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 3 महीने का इनका, बिल्कुल एक अच्छे वकील बैठे हुए, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। उन्होंने यही समझाया कि सर पहले ये होता है 3 महीने में टाइम होता है सेशन में पास करने का, ठीक है, उसके बाद 3 महीने के बाद आप ये खुद ब खुद कानून एक एक्ट की सूरत इख्तियार कर लेता है। आज तक हम इसको पढ़ते हैं ऑर्डिनेंस ही है, बट ये क्या कहलाता है, एक्ट ही कहलाता है। इनका ये बिल्कुल सही है, और ये मुझसे अच्छी पढ़े लिखे होंगे इस बारे में, वकील है, तो ये सही कह रहे होंगे। बिल्कुल नहीं होता सर। अच्छा सर, ये मेरा वैसे टॉपिक नहीं है, डिबेट नहीं है, मैं तो आपसे बस कर रहा हूँ, मैं वकील नहीं हूँ। हाँ मुझे इतना याद है कि मैंने थोड़ा बहुत, हमारा आईसीएमए में ना बिजनेस लॉ पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा छोटा सा, हमें भी लॉ पढ़ाया जाता है, तो मैंने वहां पढ़ा था कि भाई ऐसे कानून पास होते हैं और 3 महीने में पावर होती है। अच्छा सही है सर, चलें, ये मुझे नहीं पता, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं यहाँ पे आउट हूँ, मैं यहाँ पे क्या हूँ, आउट हूँ। तो छोड़े ऑर्डिनेंस हो या इनकम टैक्स हो, हमें क्या पढ़ने जाना है, टैक्स के बारे में पढ़ने जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं इस पे, वरना सर हम आगे बहुत ही अलग डिबेट चले जाएंगे। तो ये कानून शायद वकीलों की क्लास हो जाएगी स्टार्ट हमारी, और मैं आपसे सीख रहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन मैं आपसे सीखता रहूंगा ये किसी को, ठीक है। अब सर आगे चलें, ये भी हमने पढ़ लिया। अब सर लेजिस्लेटिव टूल, अच्छा अब होते हैं सर लेजिस्लेटिव टूल होते हैं कुछ टैक्सेशन के, ठीक है। अब एक होता है कानून जो आपको लाजमी फॉलो करना है, एक कानून है वो आपको लाजमी फॉलो करना है। सर इसके अलावा होती है नोटिफिकेशन, एसआरओ जारी किए जाते हैं। क्या जारी किए जाते हैं, वक्त के साथ साथ कानून में चेंजेस की जाती है। अच्छा मैं ये हटा दूं जरा सामने से, वरना आपको दिख नहीं रहा। वक्त के साथ कानून में चेंजेस की जाती है, वक्त के साथ कानून में चेंजेस की जाती है, ठीक है सर। उसमें जैसे एसआरओ पास होता है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस, ठीक है, वक्त के साथ ये ऑर्डर, सॉरी ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डर्स
ये एसआरओ पास किए जाते हैं, मतलब कि सर आज कानून में कोई चेंज लाना है, उसके लिए एसआरओ नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। जो एक्सटेंशन ऑफ लॉ होती है बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी बोथ, ये दोनों पे बाइंडिंग है, फॉलो करना। फिर सर्कुलर्स होते हैं सर, सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ होती है, मतलब कि लॉ के अंदर कोई लॉ आया, आपको नहीं समझ आया, इनको नहीं समझ आया, नहीं आया, आपने कहा एफबीआर को ईमेल की या लिखा, खत लिखा कि सर हमें समझा दे, तो क्या करते हैं एक सर्कुलेशन पास करते हैं लॉ की, कि हाँ ये क्लैरिफिकेशन देते हैं कि इस लॉ के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं सर्कुलर्स। ये आपको छोटी छोटी चीजें जानना बड़ी जरूरी है। बाइंडिंग ऑन टैक्स अथॉरिटीज, नॉट बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर। ये क्या बात हुई सर, ये क्या बात हुई, ऊपर तो दोनों दोनों पे बाइंडिंग है सर, यहाँ क्या कह रहे हैं सर्कुलर क्लैरिफिकेशन है लॉ की, किसी लॉ की क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि कानून बड़ा मुश्किल है, कानून बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जैसे सर मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कुरान मजीद है, कुरान मजीद है सर, उसको समझना एक स्टेट लॉ की तरह बात नहीं है। खुदा ने कहा कि अहकामात दिए, वहां पे क्या दिए हुए, अहकामात, बट अहकामात दिए हुए, ठीक है। लेकिन सर, ठीक है सर, क्या दिए खुदा ने, क्या दिए अहकामात दिए, लेकिन उसकी तफसीर क्या है, इसकी और क्लैरिफिकेशन क्या होती है कि हम कोई ना कोई मुफ्ती को जो भी फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से हम तफसीर को देख रहे थे। इसी तरह कानून भी है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेट चीज है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑर्डर दिया तुम इसके ऊपर टैक्स दे दो, टैक्स तुम्हें ये देना है, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन होगी, भाई हमें समझ ही नहीं आया कि टैक्स मुझ पर लग रहा है, नहीं लग रहा, कितना लग रहा है, तो उसके लिए एफबीआर क्या करता है, क्लैरिफिकेशन देता है। हाँ, अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं समझ आती, स्टिल आपके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं, आप इसको कहाँ चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कहाँ कर सकते हैं सर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपने इस कानून को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, सिंपल बात। ये आपको लॉ इजाजत देता है, क्या करेंगे, अपर अथॉरिटी में आप चैलेंज कर देंगे। सर मून राजा क्या कहना है, इनका सवाल ले लेते हैं, ठीक है। बिकॉज टैक्स पेयर में हैव डिफरेंट, यस, टैक्स पेयर की एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट क्लैरिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। कोई कानून पढ़ के कह रहा है ये चीज, कोई कानून पढ़ के कह रहा है ये चीज, तो दोनों का एक डिफरेंशिएट हो गया, तो दोनों क्या एंड में डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। तो सर ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी। अब सर लास्ट बात, अच्छा ये फाइनेंस एक्ट वाली बातें तो हमने करी ली सर, फाइनेंस एक्ट लेजिस्लेशन मैनेजिंग फाइनेंशियल मैटर इनएक्टेड गवर्नमेंट टू एड्रेस पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। अच्छा हाँ सर, फाइनेंस एक्ट की बात नहीं की, सॉरी ये थे। अब पता है फाइनेंस एक्ट क्या है सर, हर साल जून के अंदर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को आप देखते होंगे असेंबली में खड़े होकर एक चीज पेश करते होंगे विच इज कॉल्ड एज बजट, इसको कहते हैं फाइनेंस एक्ट। तो क्या कहते हैं, जैसे इस साल फाइनेंस एक्ट कौन सा चल रहा है, 2024, फाइनेंस एक्ट 2024। हर साल लॉ के अंदर पूरी एक चेंजेस आती हैं, एक कानून क्यों बनाया जाता है कि अगले साल के हमारे एक्सपेंडिचर को बजट करके गवर्नमेंट क्या करती है, नए कानून बनाती है, कुछ आसाइशें लाती है टैक्स पेयर पे, और हमारे ऊपर तो बर्डन ही आता जा रहा है, बेचारा सैलरी ग्राफ तो पिसता जा रहा है। तो क्या होता है, या तो टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं या नए टैक्स लगा दिए जाते हैं, नए कानून की इंप्लीमेंटेशन आ जाती है। अच्छा ये फाइनेंस एक्ट के तहत पास होता है, क्या होता है, बीच बीच में इनको चेंजेस करनी हो ना, तो वही एसआरओ नोटिफिकेशन लाते हैं, क्या करते हैं, एसआरओ नोटिस, ये बीच बीच में आते हैं। और कानून जो सही पास होता है वो हर साल आपकी एक नेशनल असेंबली में बजट पेश होता है फाइनेंस एक्ट का, तो उसके तहत आपके पूरे फाइनेंस एक्ट के तहत कानून पास होते हैं। सर आगे नॉर्मल पे डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स, कि सर अगर आपका 4 अथॉरिटी है, ये मैं आसान छोटी छोटी बातें अगर नहीं भी समझ आ रही तो आगे जाके बड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, ओके। लेकिन 4 अथॉरिटी होती है सर, इनके ऊपर फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली ने, उसकी इनकम थी पूरे साल में 10 लाख की, मोहम्मद अली की पूरे साल में इनकम थी 1 मिलियन की। हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैंने इसके ऊपर टैक्स लगाया 10% विच इज कॉल्ड 1 लाख, ठीक है, विच इज कॉल्ड 1 लाख। मैंने 1 लाख पे कर दिया, मैंने 1 लाख टैक्स पे गवर्नमेंट को 1 लाख रुपीज पे कर दिए। गवर्नमेंट ने एफबीआर के पास मेरा रिटर्न किया, एफबीआर ने मुझे एक नोटिस दिया कि यार ये बताओ, ये 1 मिलियन की इनकम अपनी डिफाइन कर दो, हमें लगता है तुम्हारी बैंक के अंदर 1 मिलियन नहीं 15 लाख रुपए की इनकम आ रही है, रेवेन्यू जो आ रहा है तुम्हारा कितनी आ रही है, 15 लाख की इनकम आ रही है, 10 लाख की इनकम नहीं आ रही, कितनी आ रही है। उसने मेरा ऑडिट स्टार्ट किया, मैंने उसको जवाब दिए, सबूत दिए, एविडेंस दिए, मैं फेल हो गया, मैं क्या हो गया, देने में फेल हो गया। उसने क्या किया, 15 लाख के ऊपर 10% सर कितना लग जाएगा, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख लग जाएगा सर। मैं दे कितना चुका हूँ, पे ऑलरेडी 1 लाख में पे कर चुका हूँ सर। ये कहेगा कि 50 रुपए 1000 का मुझे एडिशनल टैक्स दे दो, क्या दे दो, एडिशनल। अब मैं उठा के उसको टैक्स ही दे दूंगा। अब मेरे पास एक पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ, इन अथॉरिटी में जाके ये चैलेंज कर सकता हूँ, इस 4 अथॉरिटी में जाके मैं इस केस को चैलेंज कर सकता हूँ। नंबर 1 सबसे पहले होता है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। कौन होता है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। ये डिपार्टमेंट में होता है, एफबीआर में डिपार्टमेंट होता है,
वहां जाके आप इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। आप कहते हो नहीं 50,000 नहीं है, गलत लगा रहा है, ये मेरे भाई के पैसे आए थे, अमेरिका से उतरे थे, फॉरेन रेमिटेंस थी। एक एग्जांपल देना, तभी रेमिटेंस थी, मैंने उसके ब्याह पे खर्चा कर लिया, ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरे भाई के उस पैसे आ रहे थे, यूएस से उसने पेमेंट दी है, उसने कहा नहीं तुमने कोई सर्विस दी होगी, तुम्हारी इनकम होगी, नहीं, मैंने कहा नहीं मेरे भाई की, मैंने चैलेंज कर दिया कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के अंदर। सर वहां से भी मैं हार गया, सीधा एलिमिनेटेड है हमजा चौधरी, लेकिन वो कुछ मिलियन तक के केस अभी भी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास जाएंगे, तो वो टोटल एलिमिनेटेड नहीं है, ट्रिब्यूनल के पास हम डायरेक्ट जाते हैं, लेकिन वो एक्सीडिंग है, मैं ये बात आगे जाके इनको बताऊंगा। तो अच्छा, एक मेरी गुजारिश है, मुझे पता है कि आप वैसे बहुत लोग बहुत बेसिक लेवल पे हैं, बहुत लोग थोड़े से उसके अपर लेवल पे हैं, उससे ऊपर थोड़े और अपर लेवल पे हैं। तो सर हमारा जो कोर्स का मकसद है ना, चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर सीटी, ये जो आपको ये जो करना है सर, इसका मकसद है कि आपकी उंगली पकड़ा के ना आपको एक तरीके से पूरा टैक्स का कानून बताया जाए। अब कुछ लोगों को बहुत चीजें पता है, जैसे उन्होंने बताया एलिमिनेट हो गया, इनको ये बात पता है, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता कि सीरा क्या है, ये क्या है। तो सर आप बिल्कुल मुझसे ऐसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाद या क्लास से पहले जो थोड़े से आपके हाई लेवल पे, उससे बस मैं ये चाहता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में बात की थी कि ऐसा ना हो कि आपके सवाल से मैं कोई ऐसी चीज बताने लग जाऊं जिससे दूसरे लोग कहें ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्या समझा दिया, टैक्स क्या हो गया, कहाँ चलेगा ये सर, तो उनके सर के ऊपर से चली जाए। तो मैं ना बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट करने का मकसद ही नहीं था मेरा, मैं डायरेक्टली आपका ऑर्डिनेंस खोलता, डायरेक्टली सैलरी का चैप्टर निकालता, बोलता ये है, आईरस खोलता और रिटर्न फाइल करवा देता। ये आपकी कानून की बेसिक बनाई जा रही है कि आपको किस तरह होता है। तो आपको मेरे साथ जो अपर लेवल है उनको भी नीचे आना पड़ेगा, लेवल पर जो नीचे हो तो मेरे साथ ही नीचे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो थोड़े से आप अपने बड़े जो क्वेश्चन है ना, कि आप कोई चीज में फंसे हुए हैं, आपका कोई मार्केट में कोई केस फंस रहा है या कोई चीज है एडिशनल बात करनी है, वो मुझसे क्लास के बाद या मेरा व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लास के अंदर हमें बेसिक की तरह चलना है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक बच्चे ही हैं जो बेसिक लर्नर है, बिल्कुल पहली पहली बार टेक्स्ट को देख रहे हैं। तो ये मेरी सिर्फ आप सबसे गुजारिश है, ठीक है, सेट है। तो बिल्कुल हमें चीजें चलना है कि कोई दूसरे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। बच्चे क्या सर, आप सब मेरे भाई वो बहने हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इन चीजों से कि दूसरे कोई बेचारा आपके सवाल से तीसरा बेचारा कहीं और ही निकल जाए, ठीक है, यहाँ तक समझ आई। तो सर कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू एक अपील का इदारा है जहां पे अपील कर सकते हैं। सर दूसरा अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, बड़ा मुश्किल नाम है, ATIR, अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड, अपील करना ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, ये जरा बड़ा डिपार्टमेंट है, ये थोड़ा FBR के अंडर में नहीं आता, ये डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सर उसके बाद आपके पास दो बड़े इदारे हैं, उसमें भी अगर आप हार गए, अगर ATIR में भी आप हार गए, तो आप कहाँ जा सकते हैं सर, हाई कोर्ट के पास, और लास्ट में आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज फाइनल। ये तो आपको पता है, बेसिक बात है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो भी होता है वो फाइनल होता है। सर इसके आगे कोई क्वेश्चन है इस हवाले जहां तक करें, तो फिर हम जरा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज? अपील कर सकते हैं। अब अगर हम एक जगह करिए उसके बाद दूसरी जगह भी हो, इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन कोई होती है? यस सर, बिल्कुल, करते रहे, ऐसा ना हो कि जब तक हम करें हमारा नहीं, टाइम ड्यूरेशन है, सारी चीजें लॉ में बताऊंगा आगे तक, ठीक है। आप आगे का सवाल है, लेकिन है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है सर। और कोई सवाल? कौन सा वाला सर, पहले बताएं। ऑनलाइन वाला आपके सवाल भी ले रहा हूँ, सवाल जो है मुझसे लिखे, चैट पे लिखे, मैं सबके एक जवाब दूंगा। यस ये है, मैंने उससे उसको रोका, ये है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये है। सर कोई सवाल आपका? सर बाइंडिंग ये वाला, ये बात सर देखिए, एक होता है ये आपको दिख रहा है आपको सामने, एक होता है नोटिफिकेशन SRO, ये लॉ की चेंज होती है, ये डायरेक्टली सबके ऊपर बाइंडिंग होती है, आप बना रहे लॉ मेकर, FBR भी बाइंडिंग है, इसको फॉलो करना। अच्छा एक बात बताना भूल गया सर, पहले मैं वो बात क्लियर कर दूं, नो प्रॉब्लम। सर कानून बन गया, कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है? कौन? एग्जीक्यूटिव इदारे कौन है सर? इंतजामिया, FBR, ये सारे लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होते हैं ना, इंतजामिया। एक मिनट सर, मैं क्या कौन सा इदारा? नहीं सर, आपका लॉ को इम्प्लीमेंट करने का इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये इदारा है ना, एक इदारा बनाया गया ना, आपने कहा मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है, हाँ मिनिस्ट्री के अंडर में आ गया, वही बात कर रहा हूँ। तो सर मैं वही पूछा कि इम्प्लीमेंट इदारा कौन सा है, तो आपको पता है फेडरल बोर्ड ऑफ, मैं इदारे का नाम पूछ रहा हूँ सर, क्वेश्चन तो ले, मैं कह रहा हूँ कि अब ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सर इसके अंदर कौन बैठते हैं? सर कमिश्नर्स बैठते हैं,
सर सारे कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ऑफिसर इंलैंड रेवेन्यू होते हैं, और मेंबर ऑफ द बोर्ड बैठते हैं, जो चेयरमैन के अंडर में पूरा एक मेंबर बैठा होता है। तो ये मैं हिरार्की है जो आपको, जो जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको पता है वो तो पता है। जो एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इदारा है जो हमें क्या करता है, जिसके साथ हमारी हर वक्त कोई ना कोई लड़ाई या कोई ना कोई चीजें चल रही होती है। तो मैंने यहाँ पे एंड में लिख दिया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR, ठीक है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये डायरेक्ट लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आता है या लॉ मिनिस्ट्री सर जो टैक्स। अच्छा सर आपका जो सवाल था कि सर ये अब ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, ये जब SRO इशू करेगा कुछ भी करेगा तो इसके ऊपर भी बाइंडिंग है, मेरे ऊपर भी बाइंडिंग है, टैक्स अथॉरिटी पे भी। टैक्स अथॉरिटी यही है FBR, ठीक है। ये मेरे पे भी बाइंडिंग है और टैक्स पेयर पे भी बाइंडिंग है। बट सर जब ये सर्कुलर आता है ना तो ये लॉ की कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? अभी लॉ ने बनाया, हम दोनों पे बाइंडिंग, इसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा है। मुझे वो लॉ समझ नहीं आया तो ये मेरे ऊपर अभी बाइंडिंग नहीं है, मैं इसको हाई कोर्ट के अंदर या चीजों के ऊपर चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था। और अब मैं ऑनलाइन वाला आपके पास आ रहा हूँ, मैं इनके सवाल ले लूँ 2 मिनट तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा काइंडली फोन, यस मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ, 2 मिनट दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस वे ऑफ टीचिंग, इज पॉसिबल टू प्रोवाइड दी? यस बिल्कुल, मैं स्लाइड आज ही मैं ग्रुप पे ऐड हूँ, सारी स्लाइड्स आपको मिलेगी, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। ये सारे कानून, सारे नोट, सारे हैंडआउट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। FBR इंफॉर्मेशन, यस हमजा चौधरी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर केस चैलेंज करने पे कोई फीस होती? यस बिल्कुल फीस होती है, वो आपको अपील के चैप्टर में जाके बताऊंगा मैं। अब चैप्टर्स के हिसाब से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा हमजा चौधरी HS हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, यस क्वेश्चन ऑफ लॉ। सर देखिए मैं वही बात है, हमजा चौधरी मैं इनको लेके नहीं जा रहा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है। अभी मुझे पता है ये बात कि ट्रिब्यूनल तक फैक्ट के ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाते हैं। तो पहले ये लॉ तो समझ लें, फिर इनको क्वेश्चन ऑफ लॉ समझाएंगे आगे जाके, ठीक है। चलें क्या सर, ये आपको दिख रहा है सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडमेंट। अब मैंने अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किताब उठा ली है, उसका पहला पेज खोल लिया है, पहला पेज ओपन कर दिया। यहां से हम अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कानून स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सर किसी भी बंदे की पहचान होती है तो वो उसका क्या होता है? नाम। कि हम इसको किस नाम से बुलाएं, किस नाम से बुलाएं। तो सेक्शन 1, अब सबसे पहले हम जब भी कानून को पढ़ेंगे तो हम रेफर करेंगे सेक्शन। क्या रेफर करेंगे? इस सेक्शन में ये बात लिखी है, इस सेक्शन में ये बात लिखी है। सेक्शन मीन उसको रेफर करना। सेक्शन 1 जैसे सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, यहाँ का क्या कहा जाता है? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। इस हिसाब से कानून आपके बनाए गए हैं। ओके, पहली बात आपकी क्लियर हो गई है। सर दूसरी बात, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। क्या कह रहा है? शॉर्ट टाइटल, सर इसका नाम क्या है, इसकी एक्सटेंड क्या है, उसकी कमेंसमेंट क्या है? सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही, स्क्रीन सर सॉरी सर, स्क्रीन सर ये शेयर की हुई है शायद। अच्छा बाकियों को भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? इट इज विजिबल? नो ठीक है, बिल्कुल सेट है। चले सर, सबको नजर आ रही, शायद आपका कोई इशू हो रहा होगा। अब शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडमेंट कह रहा है कि द ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड एज द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसको क्या कहा जाएगा आपका? इस ऑर्डिनेंस को, इसने अपना नाम, अपना तारुफ कर दिया कि मेरा नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और इसने कहा कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ। अब सर कानून मतलब कि ये जो कानून है ना, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई किया। ये बात किसने बता दी? इसने ही अपनी तारीफ की और इसने ही बताया कि मैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करता हूँ। एक बंदा कहता है मैं यहाँ का इदारे का अथॉरिटी हूँ और मेरी अथॉरिटी मानी जाएगी, जो मैं कहूंगा, मैं CEO इस कंपनी का और मेरी अथॉरिटी मानी जाएगी। इसी तरह इसने पहली ही बारी में भरम करवा दी है कि मेरा नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और मैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता हूँ। सर सेक्शन 2 आता है डेफिनेशन का। सेक्शन 2 क्या होता है? सर अब मुझे कोई भी ये ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है सर, सैलरी का मतलब क्या है, इनकम का मतलब क्या है, टैक्स का मतलब क्या है, ये सारी जानकारी मुझे किस सेक्शन में मिलेगी? सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में आपको जो डेफिनेशन देखनी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, जो भी डेफिनेशन को देखना है, आप सेक्शन 2 को ओपन करेंगे। क्या करेंगे? अब इसके अंदर आएगा क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, सब क्लॉज। क्लॉज का मतलब कि सेक्शन के अंदर की चीज है, ठीक है। तो वो आपकी डिफाइन कर होगी आपकी डेफिनेशन को। सर आगे डेफिनेशन को हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे होंगे, वहीं पे आपको मैं सेक्शन 2 का रेफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलूं, आसान आसान बातें, इतना ज्यादा कोई मुश्किल बातें नहीं है। सर तीसरा सेक्शन, सर तीसरा सेक्शन बता रहा है ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉ। क्या मतलब? ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉ। ग्रेट। ये जो कानून है ना, ये बाकी कानून पे फौकियत, ओवरराइड को कहते हैं फौकियत हासिल लगता है, मतलब ओवरराइड कर जाता है।
अब सर बाकी कानून क्या होंगे? यस ग्रेट सर, जो प्रीवियस एक्ट थे, जैसे एक्ट 1979 मैंने नाम लिया, अब उसको फॉलो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो बात की गई है तो ये सबसे अफजल कानून माना जाएगा इनकम टैक्स के हवाले से, सबसे ऊपर और अफजल कानून, इसके ऊपर कोई कानून नहीं है ना, इसके नीचे के कानून का फॉलो करेंगे। क्या करें? द ऑर्डिनेंस विल अप्लाई इवन इफ इट कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर लॉ करंटली इन प्लेस। ये कानून तब भी अप्लाई किया जाएगा अगर कोई और कानून करंटली इन प्लेस है, तब भी ये इसकी बात आपकी सबसे अफजल बात मानी जाएगी। क्योंकि सर यहाँ पे एक आगे बात बताऊंगा कि स्पेशल प्रोविजन होता है, जनरल प्रोविजन होता है। आम लोगों के लिए आम बात होती है, खास लोगों के लिए खास, तो हमें खास लोगों की खास बात को फॉलो करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट खास बात है ना, अब हाई कोर्ट का एक डिसीजन है और कल सुप्रीम कोर्ट का अलग डिसीजन आ जाए, तो अब सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे हाई कोर्ट को? सेम सर यहाँ पे भी बात है, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करने सर, हाई कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को। हाँ वो छोड़े लाहौर हाई कोर्ट को, ठीक है। तो सर ये कानून सेक्शन 3 भी हमें कहता है, अब इसने अपनी 3 बातें कर दी। नंबर 1 इसे कहा मेरा नाम ऑर्डिनेंस, मैं अप्लाई होता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा, मेरे बारे में कोई भी मेरे हाथ पांव के बारे में जानने की जरूरत है तो सेक्शन 2 में जाके देख लो। तीसरा बात क्या है कि मैं सारे कानून से अफजल कानून हूं, मैं सारे कानून से इस जगह पे अफजल कानून हूं। ये 3 बात इसने कर दी। ये बहुत आसान सी बात है सर। यहां तक कोई सवाल आपका? सर ऑनलाइन वालों यहां तक कोई सवाल? सर कोई सवाल यहां तक किसी का? चलूं आगे? अब सर आ जाए मेरा, अब मेनली स्टार्ट होता है। तो ये नीचे क्यों नहीं हो रहा सर? अब एक आता है चार्जिंग सेक्शन। क्या आता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसी तरह सेल टैक्स के अंदर भी एक चार्जिंग सेक्शन होता है, इसी तरह एफईडी के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है, इसी तरह कस्टम में भी एक चार्जिंग सेक्शन होता है। सर ये कहा जाता है कानून का दिल। अगर इस सेक्शन को मैं उड़ा दूं, इस सेक्शन को कोई उड़ा दे, कल लॉ मेकर उड़ा दे, ठीक है, तो क्या होगा? ये सेक्शन की कोई हैसियत कानूनी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं होगी, क्योंकि यही बता रहा है कि अब मैं करने क्या जा रहा हूं, अब मैं करने क्या जा रहा हूं। तो इस सेक्शन 4 से हमारा पूरा ऑर्डिनेंस स्टार्ट होता है। ये 3 सेक्शन तो बहुत आसान से थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सर अब आपके मेनली ये ऑर्डिनेंस स्टार्ट होता है चार्जिंग सेक्शन से। सर यहाँ बात क्या की गई आप खुद पढ़ेंगे, पहले सब रीड करेंगे आप खुद। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फॉर द एयर क्या कह रहे हैं कि टैक्स, सबसे पहले क्या लिखा है? टैक्स। अब हमारा सवाल होगा व्हाट इज टैक्स? आपने कहा टैक्स, तो मैं अगला सवाल करूंगा ऑर्डिनेंस से व्हाट इज टैक्स। सवाल किया, वो मुझे बताएगा कि टैक्स होता क्या, यही जवाब देगा। शैल बी इम्पोज, इम्पोज का मतलब क्या होता है? लगाया जाना। ऑन एवरी पर्सन। सर अब पर्सन का मतलब क्या आज जिन्ना हॉस्पिटल या आगा खान में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आ गए? क्या उन पे भी हम आज ही टैक्स ले लें? पर्सन सब तो हमें 2 वर्ड अभी जानना जरूरी है। टैक्स जानना जरूरी है नंबर 1, दूसरा हमें जानना जरूरी है पर्सन, कि किस पर्सन की बात कर रही है। हर बंदे पे टैक्स लगा दे पकड़ के? सर तीसरी बात, हैविंग इनकम क्या होनी चाहिए? अब इनकम आपको तो पता है कमाई को कहते हैं, लेकिन हमें इनकम भी यही बताएगा, हमें इनकम भी यही बताएगा। और फॉर द ईयर, सर किस ईयर में? 2001 की इनकम पे टैक्स दे दूं? आज की इनकम पे टैक्स दूं? सवाल करूंगा ना मैं। अब आप बीच में बच्चे बन जाए, आप इससे पूछेगा, आपको पता है ईयर भी क्या होता है, सब हो जाए, लेकिन अभी आप बच्चे बन जाए, आप बच्चे बन के इनसे पूछेंगे भाई तू बता मुझे, तूने एक बात की सेक्शन 4 में, तूने एक बात की कि टैक्स दिया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा हर उस शख्स के ऊपर जिसकी कोई इनकम होगी इन टू द ईयर में। तो अब तू मुझे बता टैक्स क्या है, अब तू मुझे बता पर्सन क्या है, अब तू मुझे बता इनकम क्या होती है, अब तू मुझे बता एयर क्या होता है। तो सर ये एक एक जो रेड में मैंने लिखा हुआ ना, इसको डिटेल के अंदर अब हम देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसको डिटेल के अंदर हम, ये टैक्स हमें नहीं है कि हम कोई भी जगह गूगल पे लिख दें, चैट जीपीटी पे लिख दें कि टैक्स क्या है तो उसको फॉलो करना है, नहीं। अब आपको यहाँ की चीजों को फॉलो करना है। यस ग्रेट, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर ऑर्डिनेंस के अलावा अब मैं एक आगे और बात करूंगा, आगे चलूं थोड़ा सा? सर आप आ जाए सर, 3 सवाल और आ गए ऑनलाइन वालों के, मैं देख लूं क्लियर क्लियर। जिनका नहीं आ रहा प्लीज अपना नेट को एक बार देख लें, यहाँ से तो बिल्कुल सही चल रहा है। किसी का अगर क्लियर नहीं है तो मुझे एक बार बता दें ऑनलाइन वालों। ऑनलाइन वालों यहाँ तक किसी का सवाल है कि ये चार्जिंग सेक्शन में किसी का, आप में से किसी का सवाल? आप में से किसी का सवाल नहीं है ना चार्जिंग? जरा ऑनलाइन वालों चार्जिंग सेक्शन आपको समझ आया या मैं रिपीट कर दूं? यस चार्जिंग जुल्म अब होना किस पे, ये पता है? समझ आ गया? आ गया समझ? चले मैं आगे चलता हूँ।
सर एक मिनट सर, किसी और का सवाल है? नो सर, यू में कंटिन्यू। ओके डन। चले सर आगे, अब आए सर। सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है, व्हाट इज टैक्स? व्हाट इज, ये तो मैंने बेसिक में भी आपसे सवाल किया था, टैक्स क्या होता है, वो तो हम लंप सम बातें कर रहे थे। अब हमें कानून के मुताबिक देखना है कि ये टैक्स किसको कहता है। ये टैक्स, सर मैंने वर्ड क्या लिखा है, सेक्शन 2 का क्लॉज 60, मतलब सेक्शन 2 में डेफिनेशन है टैक्स की। डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? सेक्शन उसके क्लॉज 63 में जाकर आपको मिल जाएगी ऑर्डिनेंस में। सर अब हाँ क्लॉज सर इसी मतलब यार, अब वो ही है ना कि मैं सब पैरा कहते हैं ना, पैराग्राफ, सब पैरा, पॉइंट 1, बुलेट 1, बुलेट 2, इसको क्लॉज कहते हैं ऑर्डिनेंस के अंदर, लॉ की वर्डिंग है सर ये। ठीक है सेट। अच्छा सर अब बात है टैक्स, वर्ड हो रहा है मीन्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है? मीन्स, और फिर यहाँ पे लिखा है इंक्लूड्स। ये दो वर्ड से स्टार्ट हो रही है। आगे एक और चीज दिखाता हूं आपको। इनकम की डेफिनेशन आएगी ना, तो वर्ड क्या स्टार्ट हो रहा है? इंक्लूड्स। समझ आ रही है बात? अभी से मैं बता रहा हूं, आगे जाए, पर्सन को छोड़े सर, आगे भी जा रहा हूं तो सर एओपी की डेफिनेशन है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या होता है बाद में बताऊंगा। वर्ड क्या स्टार्ट हो रहा है? इंक्लूड्स। तो सर कहीं डेफिनेशन मीन से स्टार्ट हो रही होगी, कहीं डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है? अभी कानून को पढ़ने का तरीका होता है, कानून को पढ़ने का तरीका होता है। अब तरीका ये सर, जब भी आपकी डेफिनेशन किससे स्टार्ट होगी? मीन से। किससे स्टार्ट होगी? दैट इज फाइनल। जो ऑर्डिनेंस ने कह दिया सो कह दिया, यू कैन नॉट चैलेंज इट। क्यों? यू कैन नॉट, जो ऑर्डिनेंस ने कह दिया सो, आपको ना चैट जीपीटी को देखना है, आपको ना गूगल को देखना है, ना आपको ऑक्सफोर्ड लॉ डिक्शनरी को देखना है, ना आपको इंडिया के कानून को उठा के टैक्स की डेफिनेशन को पढ़ना है। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कह दिया सो कह दिया। सर ये बात समझ आ रही है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे जिंदगी भर काम आनी है। जब भी डेफिनेशन किससे स्टार्ट होगी? पहले किससे स्टार्ट होगी? सर उसमें क्या कहेगा? जो ऑर्डिनेंस ने कह दिया सो दैट इज फाइनल। दैट इज, ये मैं आपको ये भी अभी आगे जाके इसकी लॉजिक बताऊंगा, इसकी लॉजिक बताऊंगा क्यों कहीं पे मीन स्टार्ट कर रहा है, कहीं क्यों पे इंक्लूड स्टार्ट कर रहा है, इसकी लॉजिक भी बताऊंगा। जो लॉ मेकर ने कह दिया सो कह दिया, दैट इज फाइनल। दैट इज फाइनल। वेयर द डेफिनेशन स्टार्ट विद इंक्लूड्स, किससे स्टार्ट हो? सर लिख भी लीजिएगा अपने पास, इंक्लूड से। तो यहां पे कहता है लॉ मेकर कि मेरी डेफिनेशन को तो देखो साथ में आप दूसरी डेफिनेशन को भी रेफर कर सकते हो। अब इसने बड़ी चालाकी से कानून को बनाया है, बड़ी चालाकी से, कि कहां पे पत्ता जो मैं कह रहा हूं वो मानना जरूरी है, और कहां पे जहां मेरा फायदा हो मैं बाहर की चीजों को भी अंदर ले आऊं। मैं आपको एक छोटी मोटी बात इसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा जो लॉयर्स टाइप होंगे उनको समझ आ रही होगी कि बाहर की चीजों को मैं अंदर ले आऊंगा, और यहाँ पे जो है ना, जो मैंने कह दिया वो चैलेंज ना हो पाए कहीं पे। इसलिए मीन्स और इंक्लूड्स का इन्होंने मतलब रख दिया। मीन्स का मतलब जो लॉ मेकर ने कह दिया सो, इंक्लूड्स का मतलब आप लॉ की डेफिनेशन को भी फॉलो करें, हाँ बाहर की डेफिनेशन, जैसे इनकम के बारे में कोई और भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप रेफर कर दें। जो इसने कह दिया वो कह दिया, जो बाहर भी कुछ लिखा है वो भी आपकी क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी। अब सर टैक्स की डेफिनेशन में दोनों बात आ रही है। अब ये होती है हाइब्रिड डेफिनेशन। क्या कहते हैं इसको? हाइब्रिड। मीन्स भी स्टार्ट है और इंक्लूड्स भी है, मीन्स भी है। और सर यहाँ पे लॉ मेकर कहते हैं वही बात जो मीन्स में कही, जो हमने कह दिया सो कह दिया, जो हमने कह दिया सो कह दिया। अब मैं आपको सबसे पहले टैक्स की डेफिनेशन पढ़ के मतलब समझाता हूँ। सर यहां तक समझ आया क्या था मीन्स का मतलब क्या था लड़के? हाँ जी आप बताएं। एफबीआर नहीं कहा, लॉ मेकर ने, जो लॉ ने कह दिया सो दैट इज फाइनल। और सर अगर इंक्लूड से स्टार्ट हो, यस यस, आप उस डेफिनेशन को भी देख सकते हैं। सर आपको समझ आई बात? आप भी समझा देंगे बिल्कुल। मीन्स का मतलब, अच्छा सर मीन्स नहीं, मीन्स और इंक्लूड दोनों साथ में, तो क्या होगा? हाँ हाइब्रिड में क्या फॉलो किया जाएगा? हाइब्रिड में ये होगा मीन्स है तो एक ही फाइनल होगा, जो मीन्स ने कह दिया वही बात फॉलो की जाएगी जो मीन्स ने कह दी थी, दैट इज फाइनल। अगर नहीं, अगर डेफिनेशन की मीन्स और इंक्लूड दोनों से स्टार्ट हो तब भी वही बात फॉलो की जाएगी जो मीन्स की है, जो फाइनल कह दिया सो कह दिया। क्या ये सर, ये आप एक एक को बात समझ आई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक्स है सर। आप लोगों को मैं ऑनलाइन वालों समझ आ गया ये वाला बात, ये वाली बात आपको? ये चैट क्यों नहीं आ रही? Currently we are reading the income tax ordinance section. Yes, we are reading the income tax ordinance section. Done. Yes, clear? Okay, done. सर अब आ जाए जरा थर्ड सवाल। यस, ये थोड़ी सी सर आपने कानूनी तरह से बात की, मुझे इनको बेसिक तरह से समझाना, ठीक है? बिल्कुल सर, इनको आप समझा दीजिएगा, ठीक है?
सही है सर, ये मैं आगे जाके भी इनको आपको एग्जांपल से दूंगा कि क्यों कोर्ट ऑफ लॉ में कहाँ पे किस बात को चैलेंज कैसे कर तरीके से किया जाता है। ठीक है सर। अच्छा, मेरी सर ज्यादातर एक्सपर्टीज है कि कानून के मुताबिक नहीं है, तो मैं जरा आपको इनकम के हवाले टैक्स के हवाले बताऊँ, लेकिन ये वकीलों जब आप बैठते हैं तो मजा आता है कि वो हमें सिखाते हैं चीजें बहुत सारी कानून की, तो मजा आता है उनके साथ। ठीक है, अब सर आए सबसे पहले टैक्स की डेफिनेशन। टैक्स की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, मींस एनी टैक्स इम्पोज अंडर चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 में आपको इनकम के बारे में बताया गया, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। जैसे सर सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी से आने वाली रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सर बिजनेस किया, ये मेरा बिजनेस है, कोई चला रहा हूँ, इंस्टीट्यूट चल रहा है, बिजनेस है। आप लोग में से कोई बिजनेस करते होंगे, अपनी कंसल्टिंग फर्म चलाते हो मे बी। सर कोई वकील अपना काम करता हो, डॉक्टर अपना काम, बिजनेस, ये कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर कैपिटल गेन क्या कहते हैं? सर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी खरीद बेच के जो पैसा कमाया, इसको कहते हैं कैपिटल गेन। आगे जाके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सर होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम, ये कुछ 5 हेड्स ऑफ इनकम है जिसके बारे में ये बता रहा है कि उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स कहलाता है। उन इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। ये बहुत सिंपल बात है, ये इनकम के बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा चैप्टर 2 में जब जाऊंगा। ठीक है, उसने रेफर दे दिया। हमने जो चैप्टर 2 में कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो इनकम बताई है, जो इनकम मैंने आपके मुंह से भी अपने बता दी, सैलरी। सर यही इनकम हो सकती है ना, सैलरी कमा ली, बिजनेस कर लिया, प्रॉपर्टी से कमा लिया, बेच खरीद के कमा लिया, या कोई अदर, तो डिविडेंड आ गया, प्रॉफिट ऑन डेट आ गया, रॉयल्टीज आ गई, तो बहुत सारी इनकम है। प्राइज एंड विनिंग, जीत गए कहीं, लॉटरी लग गई, बॉन्ड में इनाम मिल गया, तो बहुत सारी इनकम है। तो सारी इनकम की बात के बारे में कह रहा है कि वो जो ऑर्डिनेंस में बता दिया गया है, वो इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो क्या कहलाता है? टैक्स कहलाता है। सर ये लाइन पढ़े, इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, फी, अदर चार्ज और सम अमाउंट लेवाइबल और पेबल। अब ये इंक्लूड कर रहा है, एक चीज को क्या कर रहा है? अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से इंक्लूड कर रहा है किसी चीज को। क्या इंक्लूड कर रहा है? मैं एग्जांपल देता हूं। सर मैं मोहम्मद अली, अच्छा मैं लिख नहीं रहा, आपको एग्जांपल दिया। सेम एग्जांपल, सर मेरा 10 लाख की पूरे साल में इनकम थी, मेरी पूरे साल की इनकम कितनी थी? एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मुझ पे 1 लाख का टैक्स लग गया। कितने का लग गया? 1 लाख का टैक्स लग गया। रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या थी अभी आखिरी? 31 अक्टूबर थी। मुझे रिटर्न फाइल करना था, मुझे अपने 1 लाख का टैक्स पे करना था। यहां तक सब एग्री है? सर मैंने नहीं किया, मैंने बोला भाड़ में जाओ, नहीं कर रहा है मुझे दे क्या रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं टैक्स पे मैंने करवाया भड़म, मैंने करवाया, नहीं करेंगे, देख लेंगे कर क्या लेंगे ये लोग, देख लेंगे। हमने बोली डेट जाने दो। कमिश्नर साहब हर साल मोहम्मद अली का रिटर्न देखते थे, ये कमिश्नर साहब बैठे हैं, ये हर साल मोहम्मद अली का इंतजार करते थे, कहते थे भाई मोहम्मद अली का रिटर्न आएगा, मोहम्मद अली का रिटर्न आएगा। सर अक्टूबर गुजरा, नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा, जनवरी गुजरा, फरवरी में इन्होंने देखा अभी तक रिटर्न नहीं है, ये कुछ भागने वागने के चक्कर में इस मुल्क से इनको शक हुआ। इन्होंने मोहम्मद अली को पहले एक नोटिस भेजा। क्या भेजा है? प्लीज मोहम्मद अली साहब, प्यारा सा नोटिस भेजा कि आप अपना रिटर्न फाइल कर दें। सिर्फ इन्होंने प्यार से बात की मुझसे, क्या कहा? आप अपना रिटर्न फाइल कर दें। सर मैंने नोटिस उठाया, फाड़ा, डस्टबिन में फेंका। मैंने अच्छा बेचा, नहीं कर रहा, क्या करना है जो करना है कर ले। इन्होंने क्या किया? डस्टबिन में उठा के नोटिस फेंक दिया। इनको ने वापस एक नोटिस भेजा, मोहम्मद अली साहब आपसे गुजारिश करता हूं आप अपना रिटर्न फाइल। तो ऐसे ही आते हैं नोटिस, इसी तरह आते हैं, प्लीज फाइल योर रिटर्न, नोटिस टू फाइल योर रिटर्न। इन्होंने वापस मुझे एक नोटिस दिया, मैंने वो भी फाड़ा फेंका। मैंने बोला देख लेंगे भाई, हम भी बैठे हैं, हम भी कौन सा कानून, कौन से टैक्स देता है, ये हुक्मरान कौन से टैक्स देते जो मैं दूं। अब इनको आ गया गुस्सा, अब इनको आ गया। सर इन्होंने क्या किया? सबसे पहले मुझे मेरी इनकम निकलवाई। कहां से इनकम निकलवाई? फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इन्होंने बैंक से मेरी स्टेटमेंट निकलवाई। इन्होंने बैंक में देखा इसने पूरे साल में 1 मिलियन तो कमाया है। क्या कमाया? 1 मिलियन। 1 मिलियन पे इन्होंने लगाया 1 लाख का टैक्स। इन्होंने लगाया 1 लाख का टैक्स खुद ही, अब ये खुद बना रहे, और उन्होंने लगाया कि भाई 1 लाख के टैक्स के ऊपर 20% की पेनल्टी। 20% की क्या? सर 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000 रुपए। इन्होंने कहा मोहम्मद अली साहब 1,20,000 कल तक, परसों तक जमा हो जाने चाहिए, वरना आपको बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा। अब इसने दे दी, और ये लॉ के पास पावर है, एफबीआई के पास पावर है धमकी देने का। आपका बैंक अकाउंट क्या कर देंगे? हम सीज कर देंगे। अब मैं डर गया, फ्रीज कर देंगे। अब मैंने बोला यार सॉरी, सीज नहीं, फ्रीज कर देंगे। हाँ, अब मैं डर गया यार, अकाउंट में तो पैसा पड़ा हुआ है, अगर ये फ्रीज कर दिया तो मैं तो गया। मैं इनके पास चला गया, मैंने बोला हाँ चलो यार, वो जरा दिमाग घूम गया था, आगे पीछे हो गया था, अभी मैं हालत सही हो गया मेरे, तो मैं आपको देता हूँ, ये लो भाई ₹1 लाख का टैक्स पकड़ लो। मैं बोला ₹1 लाख किस बात के? ये 20,000 पेनल्टी कौन देगा? मैंने बोला किस बात की पेनल्टी? टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी इनकम के ऊपर लें। मैंने उससे चैलेंज किया, उससे मेरी बहस हो गई। मैंने कहा ₹1 लाख ना, इनकम कितनी है? 1 मिलियन, टैक्स कितना? 10%, ₹1 लाख दे रहा हूं मैं आपको, रखे। मैं बोला नहीं, तुम 20,000 दो। क्यों? हमने तुम्हें नोटिस दिया, तुमने फाड़ के फेंक दिया। हमने तुम्हें दूसरा नोटिस दिया, तुमने फाड़ के फेंक दिया। तुम्हें रिटर्न जमा कब करवाना था मोहम्मद अली साहब को? 31 अक्टूबर को। जमा कब करवाना है? फरवरी के अंदर। क्या इन्होंने गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया?
जो पैसा अक्टूबर में मिलना था अब कब जाके मिल रहा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाना हुआ, इसके बदले में मैं तुमसे 20% एक्स्ट्रा लूंगा, 20% टैक्स का एक्स्ट्रा लूंगा पेनल्टी। मैंने कहा मैं दूंगा ही नहीं। इन्होंने बुलाया, इससे अच्छा नहीं दोगे, इधर आओ इधर आओ बेटा, मैं कानून निकालता हूँ। इन्होंने निकाली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बुक, उसमें खोला सेक्शन 2 क्लॉज 63। अब इसमें बात लिखी थी कि एनी मींस एनी टैक्स इम्पोज अंडर चैप्टर 2, अंडर चैप्टर, बात समझ आई, अंडर चैप्टर 2। मेरी चैप्टर 2 में सैलरी इनकम थी, हाँ आती है टैक्स। मैंने बोला हाँ 1 लाख टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। यहां तक बात समझ रहे हैं मेरे साथ, मैं लाख रुपए टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने कहा इंक्लूड करते हैं हम इंक्लूड करते हैं कोई भी पेनल्टी फी अदर चार्ज और सम लेवाइबल, आपके ऊपर कोई लेवाइड किए जाएंगे, आपके ऊपर क्या किए जाएंगे, अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी भी लगेगी ना तो वो भी क्या कहलाती है, टैक्स कहलाती है। मैंने उठाया गूगल और मैंने कहा टैक्स की मतलब क्या होता है, उसने कहा जो इनकम पे देते हो टैक्स होता है। मैंने कहा सर पेनल्टी तो इनकम पे देते ही नहीं है, पेनल्टी तो आप टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हो, पेनल्टी किसके ऊपर लग रही है। मेरे पास वो आईपैड नहीं बना, मैं लिख लिख के समझाता हूँ, मजा नहीं आ रहा मुझे समझाने में ना। पेनल्टी किसके ऊपर देते हैं, टैक्स पे देते हैं। टैक्स किसके ऊपर देते हैं, इनकम पे देते हैं। पेनल्टी तो आप उसमें टैक्स पे मांग रहे हो, टैक्स इज नॉट माई इनकम। पहली बात चैलेंज कर सकता हूं मैं, टैक्स इज नॉट माई इनकम, यस। लेकिन उसने लॉ मेकर ने, सॉरी सर, लॉ मेकर ने यहां कहा कि इनकम टैक्स ने क्या कहा है कि पेनल्टी को भी टैक्स की डेफिनेशन में शामिल कर दिया है, पेनल्टी को भी टैक्स की डेफिनेशन में शामिल कर दिया है। जरा ये बात बताएं, ये डेफिनेशन में चैलेंज कर सकता हूं कोर्ट के अंदर, क्यों सर, मीन्स और इंक्लूड दोनों से स्टार्ट हो रही है, विच इज बाइंडिंग बाय लॉ, इसलिए तो इन्होंने हरकत की है। अगर आज ये इंक्लूड से स्टार्ट करते ना इसको, तो मैं सबसे पहले कानून में जाके चैलेंज करता कि हाँ हमसे गलती हुई, हम टैक्स को देने में देरी कर दी, लेकिन हम टैक्स दे रहे हैं, जो आपका राइट है ह्यूमन पे, जो मेरे इनकम पे राइट है। लेकिन ये जो आप मुझसे पेनल्टी मांग रहे हैं, ये मैं नहीं दूंगा, ये मैं देने में क्यों दूं आपको पेनल्टी, क्योंकि पेनल्टी तो बाय अगर लॉजिकल सोचो तो वो इनकम पे लगती ही नहीं है। वो किसके ऊपर लगती है आपकी, आप जब लेट रिटर्न फाइल करते हैं, आपके जो टैक्स और उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर आपसे मजीद पेनल्टी, या कोई जुर्म करते हैं या कोई कानून को तोड़ते हैं तो उसके ऊपर लगाई जाती है। लेकिन सर यहाँ पे क्या क्या कर दिया, क्या पेनल्टी को भी क्या कर दिया। अगर सर ये बात लाइन ना लिखी होती तो क्या होता, फिर मैं इनको चैलेंज कर सकता था, फिर मैं इनको चैलेंज कर सकता था, जी कर सकता था। फिर मैं इनको पेनल्टी, कोई पेनल्टी की बात, क्योंकि पेनल्टी को इन्होंने टैक्स की डेफिनेशन में चाहे, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक आपके ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है वो तो टैक्स है जो आपकी इनकम पे, लेकिन आपसे कोई पेनल्टी ली जा रही है वो भी आपकी क्या है, और यू कैन नॉट चैलेंज दिस डेफिनेशन, और यू कैन नॉट चैलेंज दिस डेफिनेशन। क्या यहाँ तक कोई सवाल है, समझ आई बात आपको। पेनल्टी के ऊपर हो सकता है 10,000 या 20 लाख पेनल्टी मतलब आपके ऊपर पेनल्टी में लगाई 20 लाख, भी हम इस पे चैलेंज कर सकते हैं 20 की जगह 5। हाँ ये चैलेंज कर सकते, ये चैलेंज कर सकते पेनल्टी को चैलेंज, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पेनल्टी टैक्स नहीं है। मैं यहाँ पे मैं यहाँ क्या बात कर रहा था कि मैं कह रहा हूँ पेनल्टी टैक्स ही नहीं है। आपने गूगल उठाया, गूगल पे देखा भाई पेनल्टी टैक्स ही नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स में पेनल्टी की डेफिनेशन को शामिल कर दिया। जी सर आपकी एग्जाम में और क्लॉज पर रहते हैं तो चैप्टर ये क्या है सर, ये ऑर्डिनेंस के अंदर चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह दिया, जैसे चैप्टर 2 सैलरी है, चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको अगर मैं वो पढ़ाने लग गया तो आपको नहीं समझ आएगा। मैंने इसको आसान अल्फाज में यही बातें लिखी है, ये ऑर्डिनेंस से छापी है, मेरी बातें नहीं है, लेकिन आसान अल्फाज में मैंने इसको बताया। ठीक है सर, 1 मिनट, और भी सवाल होंगे, मैं ऑनलाइन वालों के सवाल लूँ। यस, मून राजा पेनल्टी वेव और रिड्यूस की जा सकती है अगर कमिश्नर का दिल आप पे आ जाए, वो मान जाए आपकी बात कि हाँ यार लेट वेट हो गया था, मसले मसाइल हो गए थे, कोई बात नहीं, मेरा भाई है तू, या फिर आप उसको कुछ पेनल्टी, या कुछ आप उसको पेनल्टी दे दो थोड़ी सी ऊपर से, तो वो फिर आपका ये अथॉरिटी कमिश्नर के पास है। ठीक है, वो रिड्यूस हो सकती है। पेनल्टी क्या कमिश्नर अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, सेक्शन 182 पेनल्टी पे है, सेक्शन 180 अपनी मर्जी से नहीं लगाएगा गया, तो हर कमिश्नर अपनी मर्जी से लगा दे। यस बिल्कुल, वो है कि इतने दिन रिटर्न फाइल लेट किया, इतने दिन गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया। ये पेनल्टी है, ये जो कमिश्नर कम कर सकता है, ये जीरो कर सकता है, कर सकता है अगर उसको आपका रीजन समझ आ गया, चीजें समझ आ गई तो कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं। आपके पास लीगल अच्छे तरीके से आपने चैलेंज कर दिया, उसको समझा तो कर सकते हैं, वो उसकी मर्जी है। मतलब उसके पास पावर है, यस यस सब पावर है, ऑर्डर दे सकता है, बिल्कुल। किसने बोला ये ऑर्डर लिया, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, वो ऑर्डर देके कुछ भी कर सकता है, उसका पावर है, वो आपकी बात मान के पेनल्टी खत्म कर सकता है। अच्छा, पेनल्टी एंड टैक्स आर द सेम अंडर द सेम सेक्शन। यस मुदस्सिर, बिल्कुल बात मुक्तदिर है, आप मुदस्सिर नहीं सॉरी मुक्तदिर बिल्कुल सही बात कि टैक्स की डेफिनेशन में मींस और इंक्लूड्स, अब मैं इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता, और पेनल्टी को उन्होंने टैक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। तो यही बातें होती है लॉ को पढ़ के समझने की टेक्निकलिटी में, कि हाँ यार अब मुझे समझ आई
कि अगर मुझ पे पेनल्टी नहीं जा रही है तो किस बेस पे। तो अगर आप वकील है ना तो आपका हमेशा दिमाग ऐसा होना चाहिए कि मैं इसको चैलेंज कहाँ कर दूं, इसका लूप होल कहाँ से निकाल लूं। ये वकीलों का दिमाग होता है, ये वकील का हमेशा दिमाग कानून को पढ़ के ही होता है कि यार इसमें से कहाँ से मैं बेनिफिट निकालूं। ये एंड और दा है और एंड भी है ना, ये भी चैलेंज होते हैं। अगर एंड लिखा है तो एंड का मतलब सारी कंडीशन को अप्लाई करो, और का मतलब या तो ये बात या तो ये बात। तो ये बहुत मतलब बड़ी टेक्निकल फील्ड है ये लॉ। ठीक है, मैं तो सर लॉयर हूं नहीं ना, मैं पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें जितनी चीजें नॉलेज हमने ली है और इंसाफ से हम इंशाल्लाह आप लोग जो वकील बैठे हैं आपसे हम नॉलेज लेते रहेंगे और भी चीजें साथ साथ आपको मैं मैकेनिज्म फैक्ट बता दूंगा, आप मुझे लॉ को मजीद बता दे देंगे। ठीक है, अरे आप सर आप वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बाटर कर लेंगे। जी सर, आपका कोई सवाल? आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे इतना यहाँ तक ठीक है, आगे इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आगे हमें इनकम जानना है, पर्सन जानना है, फिर कंपनीज के बारे में जानना है, और फिर हमें टैक्स के बारे में जानना है। सर कल की क्लास के बारे में आपको बताया गया है? अभी तक तो नहीं बताया गया, तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अभी है या। अब मेरा ये कहना था कि हम किसी एक दिन आके 2.5-3 घंटे की क्लास लेंगे, तो ब्रेक भी ले लेंगे बीच में, तो आपको हफ्ते में एक दिन आना पड़ेगा। अगर सर देखें ये रिटायर्ड होके आ गए, ये रिटायर्ड होके आ गए, इनको देख लिया रिटायरमेंट के बाद इन्होंने बोला कि अब आगे क्या करना है, तफरिया करनी है, पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है सर, हम इसको डिसाइड कर लेंगे। अगर कल की क्लास हुई तो हम कल कर लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें एक दिन में आके हमारे 3 घंटे के सेशन 1.5 घंटा, तो 3 घंटे एक दिन में करना बेहतर है आपके लिए। संडे के दिन तो हम एक ही दिन आए, एक ही दिन सबका पेट्रोल लगे, एक ही दिन सबकी मेहनत लगे, आए और हम एक ही दिन पढ़ गए। अब सैटरडे करना है संडे करना है वो हम डिसाइड कर लेंगे। सैटरडे नहीं हो सकता, सैटरडे अगर करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा, मेरी भी फौरन क्लास है 9 बजे। संडे सही हो सकता है, वरना फिर दोनों दिन आना पड़ेगा। तो हम देख लेंगे इस चीज को, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, सैटरडे वसीमाबाद ये डिसाइड कर लेंगे। सैटरडे अगर आप करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर हमें क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी बहुत जल्दी और थोड़ी, और उसमें बहुत लोग जॉब से भी आते हैं और बहुत सारे लोग, और पहले से यहाँ इंस्टीट्यूट की भी अपनी क्लास चल रही होती है, दूसरे सेक्शन भी चल रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ यही नहीं पढ़ाते, बहुत सारी चीजें यहाँ चल रही है। तो या तो संडे का है या फिर हमारी 2 क्लास, अब आपके ऊपर है। जी अस्सलाम वालेकुम। संडे आए, क्या करना है, किसको घुमाने ले जाना आप लोगों को यार, कर लिया आप लोग ने यार, मेरी उम्र है एंजॉयमेंट करने की, आप लोग हो गया यार, हम भी हाथ हैं। छोड़े अब सर, पेनल्टी को चैलेंज करने के लिए कोई लिमिटेशन है नहीं। पेनल्टी अगर उसने गलत लगा दी आपके ऊपर, या आपने उसको कह दिया कि यार पेनल्टी आपने अब ये कर दें, आप वेव कर दें मुझ पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, तो वो रिक्वेस्ट से कमिश्नर कर सकता है, उसके पास पावर है। सही है, संडे तुम्हारे दूसरे काम होंगे, मैं समझता हूँ तुम्हारे दूसरे काम। ठीक है सर, कोई सवाल यहाँ तक रखे, ये हैंडआउट मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मैं आज ये एडमिन में बैठे हैं, आप इनसे पूछ के जाइएगा। ठीक है, ग्रुप का के अक्टूबर बैच आ रहा होगा, एक हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये एडमिन बता देगा कि किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी, इनका कुछ अपना सिस्टम है, तो एडमिन बता देगा। ये सारे एडमिन के सवाल हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आज की क्लास में यही रखते हैं, अल्लाह हाफिज। मेरा व्हाट्सएप नंबर 033 5 322